हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का पेपर आपका बहुत पास आ चुका है, तो केमिस्ट्री के पेपर की हम तैयारी करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा 2 चैप्टर हैं और इनमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। आज वो टॉपिक मैं आपके लिए तैयार कराऊंगा बेटा। चैप्टर नंबर 1, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। चैप्टर जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं जिनका केमिकल रिएक्शन आपसे पूछा जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे आज हम। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 2 है आपका उपसह संयोजी यौगिक। इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बीवीटी थ्योरी हो गई, सीएफटी थ्योरी हो गई, इसके बाद बर्नर का सिद्धांत है, आईयूपीएसी है, ठीक है, आइसोमेरिज्म है, समावयवता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए, आपकी केमिस्ट्री के पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा तैयार करने। तो हम उनकी तैयारी करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम 2 चैप्टर तैयार करते हैं इनऑर्गेनिक के। दोनों चैप्टर में से मैं पहले चैप्टर के लिए आपको बताने जा रहा हूं। पहले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखें बेटा, जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व, ये हमारा पहला चैप्टर है बेटा। ठीक है, इस पहले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे हमारे, हम उसकी बात करेंगे। डी ब्लॉक में बेटा डेफिनेशन आता है कि वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्वों का कुछ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आपका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास होता है वो n-1d 1 से लेके 10 तथा ns 1 से लेके 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो हमारा पॉइंट है बेटा वो है रंगीन आयन। पहले हम रंगीन आयन पे क्या करेंगे, बात करेंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों के अधिकांश यौगिक या उनके जलीय विलयन रंगीन प्रकृति के होते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण हम आपको देने वाले हैं। रंगीन आयन, ठीक है, ये स्पष्ट करते हैं पहला। तो बेटा डी ब्लॉक के तत्वों के अधिकांश यौगिक या उनके जलीय विलयन रंगीन प्रकृति के होते हैं। इसका कारण मैं स्पष्ट करता हूं। डी ब्लॉक तत्वों की जो 5 ऑर्बिटल होती हैं, जो 5 ऑर्बिटल होती हैं, वो समान ऊर्जा वाली होती हैं, अर्थात अपभ्रष्ट होती हैं। ठीक है, लेकिन जब डी ब्लॉक तत्वों के संपर्क में कोई लिगेंड आता है, कोई अन्य आक्रमणकारी अभिकर्मक आता है, अर्थात जब उससे संयोग करने के लिए कोई और ऑर्बिटल आती है, तो उनकी अपभ्रष्टता भंग हो जाती है। वर्ड है अपभ्रष्टता भंग हो जाती है, जिसके कारण डी ब्लॉक की ऑर्बिटलें 2 भागों में बट जाती हैं, जिनमें से एक भाग को T2G तथा एक भाग को EG कहते हैं। अब होता यह है बेटा कि जब ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती हैं, तो इनके अंदर एक विशेष तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता आ जाती है और बाकी के प्रकाश को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जिस प्रकाश के लिए ये रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं, उसी के संगत जो पूरक रंग होता है वो हमें दिखाई देता है। इसी कारण डी ब्लॉक के तत्वों के जो आयन होते हैं या उनके जो विलयन होते हैं वो रंगीन प्रकृति के होते हैं। ये इसका स्पष्टीकरण है। ठीक है बेटा, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण, डी ब्लॉक के तत्वों के अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, ये हमें स्पष्ट करना है। ठीक है बेटा, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इनका ये गुण, ये अनुचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण, ये जो गुण पदार्थों के अंदर आते हैं, इनकी एकमात्र इनका कारण होता है, वो होता है कि ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑर्बिटलों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, पदार्थ का अनुचुंबकीय गुण उतना ज्यादा होगा। और अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, पेयर्ड हैं, तो फिर उसका प्रतिचुंबकीय व्यवहार होगा, अर्थात वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। तो डी ब्लॉक में जैसे जैसे हम स्कैंडियम से आगे चलते हैं, मैं फर्स्ट स्टडी की बात कर रहा हूं, डी ब्लॉक के प्रथम संक्रमण तत्वों की बात कर रहा हूं। स्कैंडियम से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, अर्थात श्रेणी में
अनुचुंबकीय व्यवहार सबसे ज्यादा होता है। डी ऑर्बिटल में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बीच में, मध्य में, तो वहां पर अनुचुंबकीय व्यवहार सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे श्रेणी में आप मध्य से आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मित होना प्रारंभ हो जाते हैं और अंत में जाके क्या होता है, जिंक की तरफ जाते जाते ये पूरी तरीके से प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। तो ये एक इसका स्पष्टीकरण था बेटा। अगले पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण, इसकी बात करेंगे। डी ब्लॉक के तत्व या फिर उनके यौगिक अधिकांशतः उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, अधिकांश संक्रमण धातुएं एवं उनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उसका रीजन ये होता है बेटा कि इन तत्वों में डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होती है और इनके अंदर एक संकुल बनाने की क्षमता होती है, जटिल यौगिक बनाने की क्षमता होती है। डी ब्लॉक के तत्वों में परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण ये अभिकारकों को कम ऊर्जा वाले वैकल्पिक पथ प्रदान करते हैं। इसी कारण डी ब्लॉक के सभी तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनके यौगिक जो होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये इसका कारण है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 4 बेटा। ये है आपका संकर यौगिक, अर्थात जटिल यौगिक बोल सकते हो आप, संकर यौगिक का निर्माण। डी ब्लॉक के बहुत तत्व जो होते हैं, डी ब्लॉक के लगभग सभी तत्व जो होते हैं बेटा, वो संकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, उपसह संयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसका स्पष्टीकरण मैं आपके लिए देता हूं बेटा कि क्या होता है। ठीक है, नंबर 1 छोटा आकार, नंबर 2 उच्च नाभिकीय आवेश, नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को समावेशित करने की क्षमता। इसी गुण के कारण डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, संकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये इसका कारण था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बेटा। पॉइंट नंबर जो आपका 5 है वो है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्यों, उसका कारण स्पष्ट कीजिए। 5 पॉइंट हो चुके हैं। पहला पॉइंट है बेटा रंगीन आयन, मैं इसको समझा चुका हूं कि ये किस लिए होता है। ठीक है, डी ऑर्बिटलें जब स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है, इस घटना के लिए हम क्रिस्टल फील्ड विपाटन कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड विपाटन के कारण इनकी ऑर्बिटल जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है, जिसके कारण रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन किया था मैंने। उत्प्रेरकीय गुण, इसका एक्सप्लेनेशन दिया था बेटा कि डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर क्या होता है कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो अभिकारकों को कम ऊर्जा वाले वैकल्पिक पथ प्रदान करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। संकर यौगिक बनाने के लिए मैं बता चुका हूं बेटा आपके लिए। नंबर 1 छोटा आकार परमाणु का, नंबर 2 उच्च नाभिकीय आवेश, और नंबर 3 होता है इसका कारण जो होता है तीसरा, वो होता है कि जो लिगेंड्स होते हैं उनके द्वारा प्रदान किए गए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को समावेशित करने की इनके अंदर एक क्षमता होती है। तो ये मैंने इनके स्पष्टीकरण दिया है। अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण ये मैं आपके लिए समझाता हूं। अंतराकाशी यौगिक होते क्या है, डी जो क्रिस्टल जालक होता है, डी ब्लॉक तत्वों का जो क्रिस्टल जालक है, उनके अंदर कुछ छोटे परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये परमाणु आपस में मिलकर कुछ यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये यौगिक उसकी रासायनिक संगठन को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसे यौगिकों को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं, अर्थात इनका निर्माण क्रिस्टल जालक के अंदर होता है बेटा। बहुत छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपस में मिलकर कुछ यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों को अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं। ठीक है, ये इसका कारण है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 6 बेटा, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है बेटा। ये आपका एक है कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों, इसका मैं स्पष्ट करता हूं आपके लिए ये पॉइंट। अधिकांश संक्रमण तत्व एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। उसका कारण होता है बेटा कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो n-1d 1 से लेकर 10 तथा ns 1 से लेकर 2 प्रकार का होता है।
होता ये है बेटा कि जो n-1 d ऑर्बिटल है और जो ns ऑर्बिटल है उनकी ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं, अर्थात ये बंध निर्माण के लिए क्या रहती हैं, तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं। तो ns ऑर्बिटल के कारण जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो +1 +2 आता है, और n-1 d ऑर्बिटल के कारण इससे उच्च ऑक्सीडेशन नंबर दिया जाता है। ns तथा n-1 d दोनों ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं बेटा, इसके कारण ये क्या करती हैं, दोनों ऑर्बिटलें बंध निर्माण के लिए तैयार रहती हैं। इसी कारण डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपके इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद डी ब्लॉक में दो कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसके निर्माण विधि है और इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके रासायनिक गुण आपसे पूछे जाते हैं, तो वो समीकरण मैं आपके लिए कराता हूं, केमिकल इक्वेशंस में आपके लिए हल कराता हूं। ठीक है, तो पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करेंगे, KMnO4, जिसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा आपका कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो इंपोर्टेंट रासायनिक गुण है, मैं उनका एक्सप्लेनेशन आपके लिए कर रहा हूं बेटा। ठीक है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट को हम पढ़ते हैं पहले। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। लाल दवा इसके लिए इसके साधारण नाम से जानते हैं हम। ठीक है, और एंटीसेप्टिक होता है बेटा। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो ऑक्सीकारक गुण है, और ये अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो इसके जो इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं वो मैं आपके लिए समझाता हूं, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। तो अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात KMnO4 H2SO4 का अम्लीय माध्यम रखेंगे हम। ठीक है, H2SO4 से रिएक्शन करता है बेटा, और जो मेटल्स हैं वो सल्फेट में बदलेंगे, अर्थात K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, और मैग्नीज है तो MnSO4 बनेगा। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा H2O के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको मिलेगा नवजात ऑक्सीजन। अब समझना जरा ध्यान से, ये नवजात ऑक्सीजन ही अभिकारकों के साथ मिलकर उनका ऑक्सीकरण करता है, इसीलिए KMnO4 एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है अम्लीय माध्यम में। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना है बेटा, तो आपको देखना होगा पोटेशियम 2 टाइम्स यूज हुआ है तो इधर आपको 2 करना पड़ेगा, इसको 2 करेंगे हम Mn के लिए। SO4 3 टाइम्स यूज हुआ है 2 और 1 3, तो 3 टाइम्स आपको H2SO4 रखना है, 3 टाइम्स H2SO4। ठीक है, ये 3 टाइम्स जल के रूप में निष्कासित होगा, और यहाँ पे आपका रह जाएगा 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन। बेटा ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है यही अभिकारकों का ऑक्सीडेशन करता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, नंबर 1 लेते हैं कि ये ना पोटेशियम, पहला मैं रिएक्शन ले रहा हूं आपका फेरस लवण ले रहा हूं, तो फेरस लवणों को ये फेरिक लवणों में कन्वर्ट करता है, अर्थात FeSO4 जो फेरस लवण है आपका, फेरस सल्फेट है, उसको फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, Fe2SO4 के होल थ्राइज में कन्वर्ट करेगा बेटा। तो पहला मैंने लिया है फेरस लवण। ठीक है, अर्थात आप बोल भी सकते हैं कि फेरस लवण FeSO4 लिया है आपने, तो FeSO4 के साथ मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं। ठीक है, समझे जरा ध्यान से कैसा होता है रिएक्शन। तो मेन जो हमारा रिएक्शन ये तो हमको लिखना ही होता है, फिर ये करेंगे आप 2KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। रिएक्शन कंप्लीट होगा तो K2HO4 पोटेशियम सल्फेट, MnSO4 मैग्नीज सल्फेट, और 3 टाइम्स H2O प्लस 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन जो आपका है वो रिएक्शन करेगा किससे, FeSO4 से, लेकिन आपको मीडियम लेना पड़ेगा H2SO4 का, रिएक्शन तभी पॉसिबल है। तो नवजात ऑक्सीजन का हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे
ठीक है, होगा ये बेटा कि ये बदल जाएगा आपका, ये चेंज हो जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइज में। इसके लिए आपको करना होगा 2 टाइम्स, ठीक है, H2SO4 नहीं 1 टाइम्स ही रखना है, 2 टाइम्स ये करना है आपके लिए, ताकि Fe2SO4 का होल थ्राइज। नेक्स्ट होगा बेटा आपका H2O, ठीक है, हाइड्रोजन जो रिलीज होगा वो ऑक्सीजन लेके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ये वाला नवजात ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2O बनाएगा, और ये Fe2SO4 का होल थ्राइज। अब इस पूरी रिएक्शन में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि रिएक्शन आपका क्या हो, बैलेंस हो। समझ में आ रहा है? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5 टाइम्स H2SO4 ये है, 3 टाइम्स ये है, तो बेटा हो जाएगा 8 टाइम्स H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। प्लस आपका रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम्स FeSO4 फेरस सल्फेट। अब नेक्स्ट यहां पे देखते हैं बेटा, ये बनेगा आपका K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स Fe2SO4 का होल थ्राइज प्लस, ठीक है, 5 टाइम्स H2O ये है, 3 टाइम्स ये है, तो 8 टाइम्स H2O। और ये जो नीचे वाला जो रिएक्शन है आपका बेटा, ये कंप्लीट क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं और बैलेंस करते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का मैंने आपको एक केमिकल प्रॉपर्टीज बता दिया, ऑक्सीकारक गुण में, ठीक है, अम्लीय माध्यम में ये ऑक्सीकारक व्यवहार प्रदर्शित करता है, और फेरस लवणों को फेरिक लवणों में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल और मैं आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है। इसे इरेज करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। जो है ना आपका हैलोजन अम्लों का है, हैलोजन अम्लों को ये हैलोजन में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है बेटा। देखो, तो मैंने जो आपका दूसरा पॉइंट लिया है वो है हैलोजन अम्ल। जो हमारे हैलोजन अम्ल होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, मैं उनसे इसका रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है, हैलोजन अम्ल। तो क्या करते हैं बेटा, कोई भी हैलोजन अम्ल आपको रखना है, लाइक HCl, लाइक HBr, ठीक है, इनके लिए क्या करेगा, ये संगत हैलोजन में ऑक्सीकृत कर देगा। तो मैं रिएक्शन आपको करके दिखाता हूं। तो मेन रिएक्शन जो हमारा होता है वो तो हमको लिखना ही होता है, इससे रिएक्शन बैलेंस करने में हेल्प मिलती है हमें। पोटेशियम परमैंगनेट हो गया है बेटा, 3 टाइम्स H2SO4 हो गया है, और पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 3 टाइम्स H2O प्लस 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन, ठीक है बेटे। अब हमें हैलोजन अम्लों से इसका रिएक्शन कराना है। तो हैलोजन अम्ल लाइक HCl स्थायी अम्ल होता है, मैं इसको ले लेता हूं एग्जाम्पल में, और नवजात ऑक्सीजन इसके संपर्क में आएगा बेटा। तो ये 2 टाइम्स लेंगे हम, और बहुत सिंपल रिएक्शन होना है बेटा। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, H2O में चेंज हो जाएगा, और H2O प्लस और क्लोरीन ये हैलोजन में कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, और इसको एक साथ हमको लिख देना है बेटा। ये मिलाकर जब हम इसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। प्लस 3 टाइम्स H2SO4, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 टाइम्स HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, और यहाँ पे इसको लिखेंगे आप K2SO4 2MnSO4 प्लस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स ये है, 3 टाइम्स ये है, तो 8 टाइम्स H2O, और आपका हो जाएगा बेटा 5 टाइम्स क्लोरीन, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे कई सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो ऑक्सीकारक गुण है, जो इंपॉर्टेंट हैं इसके, वो आपको ध्यान रखना है। करने का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है कि ऑक्सीडेशन कैसे व्यवहार प्रदर्शित करता है, ये अम्लीय माध्यम में कैसे इसका रिएक्शन होता है, नवजात ऑक्सीजन कैसे उसका ऑक्सीडेशन करता है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो पोटेशियम डाइक्रोमेट की करेंगे बेटा। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है, ऑक्सीकारक की भांति हम उसको यूज करते हैं, और उसके इंपोर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी ऑक्सीकारक वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के, K2Cr2O7। तो हम चलते हैं आगे बेटा, चलो।
नेक्स्ट है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, इसको समझेंगे बेटा। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट गुण है वो अम्लीय प्रकृति में ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है, वही मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। तो पहले मैं K2Cr2O7 का जो अम्लीय माध्यम में रिएक्शन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। H2SO4 से रिएक्शन करता है, किस तरीके से ये हमें नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है ये समझना आप बेटा, ठीक है। रिएक्शन होगा बेटा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइज, ठीक है। और हो जाएगा बेटा आपका कितना, ये SO4 यूज हुआ हमारा 3 टाइम्स और 1 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स H2SO4 रखना है आपके लिए बेटा। और 4 टाइम्स H2SO4 रखने से हमारा 7 टाइम्स ऑक्सीजन रिलीज होगा, जो 4 टाइम्स जल से निकल जाएगा। और अब रहेगा आपका 3 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। पहला नंबर है बेटा आपका पोटेशियम आयोडाइड, KI से हम रिएक्शन करेंगे। ये पोटेशियम आयोडाइड के लिए आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। तो इसके रिएक्शंस जो होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं एज पोटेशियम परमैंगनीट जैसे। ये फेरस लवणों को फेरिक लवणों में कन्वर्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट कर देगा, हैलोजन अम्लों को हैलोजन में ऑक्सीकृत कर देगा। तो बेटा सेम ही होते हैं, इसलिए मैंने पोटेशियम आयोडाइड के साथ एक रिएक्शन आपके लिए लिख रहा हूं यहाँ पे। और बाकी जो रिएक्शंस होती हैं वो सिमिलर होती हैं, बस यहाँ पे क्या होता है हमारा 3 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन मिल रहा है और पोटेशियम परमैंगनेट हमारे लिए 5 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो इतना केवल थोड़ा सा अंतर है, बाकी मैं रिएक्शन आपको कंप्लीट करता हूँ पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। पहले आपको मेन रिएक्शन लिखना है K2Cr2O7 और ये रिएक्शन करेगा आपका 4 टाइम्स H2SO4, ठीक है। 4 टाइम्स H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद बनाएगा K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस 4 टाइम्स H2O, 3 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन। 3 टाइम्स नवजात ऑक्सीजन पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण करेगा बेटा, लेकिन आपको एक मीडिएटर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे H2SO4 रख रहे हैं प्लस नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। समझना जरा ध्यान से, होगा क्या यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, बनाएगा K2SO4, ठीक है। इसके लिए 2 टाइम्स रखना होगा आपके लिए। और बेटा यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके क्या बनाएगा आपका H2O और आयोडीन यहाँ से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि रिएक्शन में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस करना है तो 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे और रिएक्शन को कंप्लीट करके यहाँ पर लिखोगे K2Cr2O7, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स H2SO4, 4 टाइम्स मिला के हो जाएगा 7 टाइम्स H2SO4 प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो 6 टाइम पोटेशियम आयोडाइड KI। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन होगा K2SO4, 3 टाइम्स ये है, 1 टाइम्स ये है, 4 टाइम्स पोटेशियम सल्फेट बनेगा आपका, ठीक है। 4 टाइम्स K2SO4, नेक्स्ट हो जाएगा बेटा Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस 3 और 4 7 टाइम्स H2O। और ये आपका रिएक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इससे अगर आप ऐसे करना चाहें तो आप इसे काट सकते हैं और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है बेटा, देखो ध्यान से। तो सिमिलर इसका ऑक्सीकारक गुण है जो मैं अभी पीछे कराया था, ये एथिल एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये आप आसानी से कर पाएंगे। रिएक्शन का क्या प्रोसेस होता है वो मैंने आपको समझा दिया है बेटा, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम F ब्लॉक तत्वों की बात करेंगे बेटा। अब D ब्लॉक कंप्लीट हुआ, जो इंपोर्टेंट टॉपिक उसमें पूछे जाएंगे वो मैं आपको समझा चुका हूं बेटा। ब्लॉक पढ़ते हैं बेटा अब। F ब्लॉक की डेफिनेशन रहेगी आपकी, वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करते हैं F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ब्लॉक के तत्वों को
अंतः संक्रमण तत्व या फिर दुर्बल मृदा तत्व भी कहते हैं। ठीक है बेटा। एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी दो श्रेणियां होती हैं। यदि इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं तो इस श्रेणी को हम लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं तो इस श्रेणी के तत्वों को हम एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे दो श्रेणियां होती हैं बेटा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। इसमें अगला जो इंपोर्टेंट आपका प्रश्न होता है, ये तो डेफिनेशन थी, इसमें जो इंपोर्टेंट प्रश्न होता है बेटा वो होता है लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनॉइड संकुचन, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि लैंथेनॉइड संकुचन से आप क्या समझते हैं। लैंथेनॉइड संकुचन को समझाना है। एक्टिनॉइड संकुचन भी होता है। तो लैंथेनॉइड संकुचन को समझाते हैं कि क्या होता है बेटा। ये लैंथेनॉइड श्रेणी में सीरियम से ल्यूटीशियम की ओर बढ़ने पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, नाभिक पर धनावेश का मान बढ़ता जाता है। नाभिक पर धनावेश का मान बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को संकुचित करता है, अर्थात परमाणु त्रिज्या को घटाता है। तो जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटीशियम की ओर जाते हैं, नाभिक पर धनावेश बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या में कमी आने लगती है। इस घटना को लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनॉइड संकुचन के कारण ही इस श्रेणी के प्रारंभ में परमाणु त्रिज्या अधिक तथा अंत में परमाणु त्रिज्या कम होती है, जबकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है लेकिन परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से क्या होती है, घटती है। इसी को हम लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं बेटा। ठीक है। फिर आपका लैंथेनॉइड के साथ आएगा लैंथेनॉइड के उपयोग। लैंथेनॉइड तत्वों के उपयोग ये आपको करने हैं बेटा। ठीक है, ये आपको मिलेंगे, बुक्स से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा एक्टिनाइड तत्वों के उपयोग। एक्टिनॉइड के उपयोग ये आपका याद रखना है, आपके लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो एफ ब्लॉक में हमें एफ ब्लॉक में पता होना चाहिए कि एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां होती हैं, एक लैंथेनॉइड और एक एक्टिनॉइड। इसमें लैंथेनॉइड का एक इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि लैंथेनॉइड संकुचन क्या होता है, वो मैंने आपको समझा दिया बेटा। लैंथेनॉइड के उपयोग आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और लैंथेनॉइड के एक्टिनॉइड के उपयोग पता होना चाहिए हमें। फिर आता है लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड में अंतर। अगला जो आपका टॉपिक है बेटा वो है लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड में अंतर। एक्टिनॉइड में अंतर, ये हमें टॉपिक क्लियर करना चाहिए। ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे मैंने एफ ब्लॉक से संबंधित लिखा है आपके लिए प्रश्न बेटा। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बेटा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।